अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। अनदर डे मार्केट ने आज 176 प्लस की क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव थी। मोइस, आज का दिन भी नेगेटिव था मार्केट का, कल भी मार्केट नेगेटिव थी। हम ऑयल को भी देख रहे हैं तो 84 85 तक ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स भी आज कम थे। कैसा रहा आज का सेशन, थोड़ा सा बताइएगा इसमें। देखें साथ, अगर कल की वीडियो लोगों ने देखी होगी तो कल ही मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर 179 के नीचे का स्टॉप लॉस था हमारा, और बाइंग रेंज भी मैंने दी थी 175 टू 176। तो ऑब्वियसली वहां तक मार्केट ने आना है, और वहां से फिर अगर रैली मार्केट ने करनी हुई तो वहां से फिर मार्केट रैली करेगी प्रॉपर्ली। तो अभी तो हमने वेट ही करना है कि मार्केट एक बार एडजस्ट हो जाए प्रॉपर्ली, जो है हमारे पास 175 का या 176 का लेवल आ जाए और वहां से थोड़ा बाउंस बैक करे, तो फिर हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अभी मैंने कल ही बताया था कि मार्केट हो सकता है प्रेशर में ओपन हो, तो हमें नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेशर में ओपन नहीं हुआ मार्केट। ओपनिंग टाइम पर मार्केट पॉजिटिव साइड पर थी, लेकिन ओपनिंग के बाद फिर मार्केट में प्रेशर आया। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, और घबराने वाली कोई सूरत मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है इस वक्त। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो 1100 पॉइंट बंद हुआ है, 1,76,800 पॉइंट 800 पॉइंट पर। तो यहाँ से मार्केट में तकरीबन 1800 पॉइंट 2000 पॉइंट तक की और जगह है नीचे आने की। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है कि देखें, मार्केट की अगर हम बात करते हैं ना, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट बहुत ही स्लो मोमेंटम के अंदर है। मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जो मेन सेक्टर, क्योंकि हम इतना एक्साइटेड और इतना जो बातें हम कर पा रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, और उसके अंदर हम कंटिन्यूअसली कॉल्स दे रहे थे। पाकिस्तान रिफाइनरी हो, सिनर्जी हो, अटक रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, इन सब की बात कर रहे थे। और अब कल से वो बात भी खत्म हो गई ना, क्योंकि एक बार लोगों को फंसा दिया कल के दिन। पाकिस्तान रिफाइनरी 92 रुपए का जो है वो 82 81 हो गया कल के ही दिन। अटक रिफाइनरी ने 1200 रुपए का हाई लगाने के बाद 1060 रुपए हो गया। मतलब आप देखें, 10-10 12-12% विद इन अ डे अगर निकल जाए, तो ऑब्वियसली फिर लोग रिफाइनरी तो छोड़ेंगे ही, और भी स्टॉक देखने आ जाएंगे। यार, ये आपने दिलाया था, ये इतना गिर गया, ये इतना गिर गया। तो इस तरह से मार्केट के अंदर दिन आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट इतना कोई ज्यादा मेजर प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर। लोगों को शायद इसलिए फील हो रहा हो कि 10-10 12-12% रिफाइनरी सेक्टर गिर गया है। लोगों को ये भी देखना चाहिए कि 100% का जब कोई चीज गेंद देती है, तो वहां से 20-30% नीचे भी आती है। नीचे की जगह होनी चाहिए। आई थिंक नॉर्मल सेशन था आज का, इतना कोई ज्यादा खराब या नेगेटिव नहीं था। हम देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग में पीएस तो जो पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था, मंडे को भी उसने पॉइंट्स गेन किए, आज भी पॉजिटिव था पीएसओ। और पीपीएल ऑयल एक्सप्लोरेशन में दोनों ने आज अच्छे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। तो ओवरऑल सेशन जो है, कुछ जो स्टॉक्स होते हैं जिनको मौका मिल रहा होता है, हम कंटिन्यूसली आपको बता भी रहे होते हैं। मूवीज आज रिजल्ट्स भी आए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले फैसल बैंक और मिजान बैंक को भी हमने एनालिसिस का किया था। बैंक अल इस्लामी के रिजल्ट्स हैं, क्या डिपॉजिट्स बैंक के बढ़े हैं, कुछ डिविडेंड दिया है, कैसे देखते हैं रिजल्ट को बैंक अल इस्लामी। अच्छा, सर, जो बैंक इस्लामी का रिजल्ट है फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स तो थोड़े नीचे आए हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ की आपने बात की वो 6% से बढ़े हैं। ईपीएस भी 1.8 के करीब आई है जो कि फर्स्ट हाफ की है। डिविडेंड ₹1.5 का दिया है, और ये अभी हाफ ईयरली डिविडेंड अगर हम इसके पूरे साल का डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो अगर यील्ड देखते हैं तो 10% की यील्ड बन जाती है। प्राइस के हिसाब से देखें, ₹28 का शेयर, मतलब 27-28 का शेयर है, तो उस हिसाब से यील्ड अच्छी है। अगर आप इस शेयर को लेके थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं ना, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। यील्ड आपकी अच्छी बन जाएगी क्योंकि डिविडेंड, शेयर प्राइस जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड अच्छी है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस वक्त बैंक इस्लामी में नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप साल 2 साल के लिए यील्ड के लिए अच्छा शेयर ले सकते हैं तो इस वक्त बैंक इस्लामी की डिविडेंड यील्ड अच्छी है। करेक्ट। अगर हम बैंकिंग के हवाले से देखते हैं तो बैंकिंग के हवाले से भी इसकी यील्ड आपको भी बेहतर लग रही है। और एक और चीज भी है कि हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हो चुके हैं, जिसने थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया है। तो क्या इसके ये ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो क्या चीज आगे जाके अफेक्ट कर सकती है इसको, अगर ठीक तरीके से मैनेज नहीं होती चीजें, एक्सपेंसेस वगैरह। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़े हैं, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी बैंक की कम हुई है। और वो हमने देखा है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट का भी एक साइकिल देखें तो वो यहाँ रिवर्सल पर चला है। जहाँ पे आप डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, अगर हम तमाम बैंक्स में देखें, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी शेयर कंप्लाइंट बैंक्स में, तो उन तीनों में इस वक्त डिविडेंड यील्ड बेहतर बैंक इस्लामी की है, उसके बाद फैसल बैंक की है। सो आई थिंक यस, अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए अपना पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की जगह है बैंक में, बट क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डिविडेंड देता है और एक सेफ बेट माना जाता है, तो यस, उसके हिसाब से आप इसे साल 2 साल के लिए रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे पास ये भी खबर आई थी कि वेव्स होम अप्लायंसेस जो हैं, ये स्टॉक, इसको हमने कुछ टाइम पहले रोजनामा में इसका एनालिसिस भी किया था। ये प्लान कर रहा है 1.5 बिलियन राइट इश्यूज का, ताकि अपनी जो एसी सेगमेंट की जो एक्सपेंशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाए। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। राइट शेयर्स का भी लोगों को काफी हद तक आइडिया नहीं होता, इस बारे में भी बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा, राइट शेयर्स कंपनीज इश्यू इसलिए करती हैं कि जब कंपनी को ज़्यादा पैसा रेज करना होता है ना, और पैसा चाहिए होता है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, कोई कोई नया प्लांट लगाना है, तो उसके लिए फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं पहले तो उन्हीं के पास जाते हैं, राइट शेयर्स इशू करते हैं। और इसके लिए हमने पूरी वीडियोस बनाई कि राइट शेयर्स का प्रोसेस क्या होता है। अगेन, जैसे मैंने कल भी कहा था, हम कोशिश करेंगे वीडियो अटैच कर दें तो आप उसको देख लीजिएगा।
बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड होता है, अब वो अपना प्लांट सेटअप करेंगे, नई वर्किंग असेंबली बनाएंगे। अब राइट शेयर्स को बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी किस्म का पे आउट ही होता है। 3 किस्म के पे आउट होते हैं ना, डिविडेंड, बोनस एंड राइट शेयर्स। लोग सेलिब्रेट करते हैं डिविडेंड या बोनस को। राइट शेयर्स में तो आपको फिर सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, अब डिपेंड करता है वो प्रीमियम पर आ रहा है, डिस्काउंटेड रेट पर आ रहा है, पार वैल्यू पर आ रहा है। सो यस, अब आई थिंक वेव्स में अभी वो राइट शेयर्स इशू करेंगे, वो ट्रेडिंग के लिए आएंगे, बट अंटिल राइट शेयर सब्सक्राइब हो जाए, कंपनी को पैसा मिल जाए, और उसके बाद हम उसके अंदर देखें कि क्या वो वर्किंग कैपिटल किस तरह लग रहा है, फिर इस पर कुछ बात की जा सकती है कि जितनी भी कंपनियां राइट शेयर इशू करती हैं उसके बाद ही उनके अंदर मोमेंटम नजर आता है। अंटिल देन तो लोग जिनको मिलता है वो सब्सक्राइब करके, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मिलता है तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए जब वो खुलेगा तो आप, अगर आप ऑलरेडी वेव्स के शेयर होल्डर हैं और आपके पास राइट शेयर्स आते हैं, तो आप उसको बेच दीजिएगा मार्केट में। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम कुछ दिनों पहले साजगार को डिस्कस कर रहे थे, उसकी सेल्स को हमने डिस्कस किया, बट अभी फोर्ब्स एशिया में सिस्टम्स लिमिटेड और साजियो जो हैं, ये दोनों आ गए 200 एशिया पैसिफिक लिस्टेड कंपनीज के अंदर। तो इसको भी बताइएगा। और हाँ, अगेन हम सिस्टम्स को भी डिस्कस करते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छी कंपनी है, सबसे बेहतर कंपनी है, बट देन अगेन हाउ मच दिस एड्स इन कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ज्यादा बेहतर हो जाएगा इन कंपनीज पे। देखिए, इस तरह की न्यूज़ से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है वो अच्छा होता है। इस तरह तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ये बस सही है, Correct. जब कुछ नहीं है बताने के लिए तो कुछ ना कुछ इस तरह की खबर होती है तो इट्स अ गुड न्यूज़। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी-वैसी अच्छी चीज़ है, अच्छी कंपनी है, साज़ियो भी अच्छी कंपनी है, सिस्टम भी अच्छी कंपनी है, बट शेयर होल्डर को फ़र्क तब पड़ता है, आप फोर्ब्स 500 में चले जाएँ, आप 100 बिलियन कुछ भी कर लें आप अगर शेयर प्राइस में रिटर्न नहीं आ रहा, तो शेयर होल्डर को किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। Correct. अगेन हम एवेंसियन की क्या बात करते हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स क्लोज करता है, रेवेन्यू आता है, लेकिन शेयर प्राइस में उतना Realize अच्छा नहीं। मिल रहा। इट्स अ गुड न्यूज़, लेकिन वो इससे कोई प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब सही है, अच्छी बात है, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, कोई खराब खबर नहीं है। एक अच्छी कंपनी Good thing. अच्छी चीज़ कर रही है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इट्स जस्ट लाइक दैट, तो अच्छी खबर है। बट अगेन शेयर होल्डर को सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब कुछ पैसे कंपनी कमा के देगी शेयर होल्डर तो को। उसको फायदा होगा। करेक्ट। मुझे हमने बैंक अल इस्लामी को डिस्कस किया, आयशा स्टील का भी रिजल्ट आया है। एक तो ग्रुप भी बड़ा है, थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताइएगा, इसकी किस तरह से इस रिजल्ट को देखते हैं, इसकी नेट सेल्स बेहतर हुई हैं, प्रॉफिट्स बेहतर हुए हैं। देखें, क्योंकि ये तो पूरे साल का रिजल्ट आया और पूरे साल के अंदर तकरीबन 99 पैसे 1 रुपए की अर्निंग आई पूरे साल की। लेकिन शायद लोग बोलें कि अर्निंग शेयर प्राइस वाइज, क्योंकि 15 रुपए का शेयर है, अगर 15 या 16 रुपए का शेयर है अगर, और उस हिसाब से 1 रुपए की साल की अर्निंग है, तो वो कम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी सिर्फ जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग है वही 92 पैसा है, 92 पैसा लास्ट क्वार्टर की, और 9 महीने के अंदर से सिर्फ 6 पैसे कमाए थे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लॉस था। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्ली टर्न अराउंड स्टोरी है इसके अंदर भी। और जी। लास्ट ईयर की, लास्ट क्वार्टर की अगर हम सेल्स देखते हैं तो 20 अरब रुपए की कंपनी ने सेल की है सिर्फ लास्ट क्वार्टर के अंदर, और टोटल कंपनी ने पूरे साल के अंदर 56 अरब रुपए की सेल्स की है। तो अगर हम देखें कि लास्ट क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा है इसका जो है वो सेल्स इंक्रीज में, सिर्फ क्वार्टरली अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 15% का इसका प्रॉपर मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट का, जो कि प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, पहले 10% का था। तो आई थिंक कंपनी अब जो है वो यहाँ से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका अगर टेक्निकली मैं बता दूं, 16 रुपये क्रॉस करके थोड़ा सा खरा हो जाए, थोड़ा वेट करे, तो वहाँ पर अगर हम बाय करते हैं तो 4 रुपये का इसके अंदर गेन मिल सकता है, जो कि रफली अराउंड 25% बन जाता है। तो इसके अंदर स्टिल हम काम कर सकते हैं आयशा स्टील के अंदर। हम जहाँ जियोपॉलिटिकल चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे अभी मैं मुझसे बात कर रहा था कि 85 तक डॉलर्स तक ऑयल भी आया दोबारा से, ईरान ने अटैक्स दोबारा से स्टार्ट किए हैं, यूएई की तरफ भी कुछ मिसाइल्स हैं, यूएई ने भी कहा है कि ट्रेड हॉल्ट कर देंगे थोड़ा सा। कुछ आपको लग रहा है कि जियोपॉलिटिकली चीजें दोबारा से फ्लेयर अप हो रही हैं और ऑयल जो है एक न्यू हाइक की तरफ जा रहा है दोबारा से? अच्छा, मूवीज़ ने रोज़नामा में भी ये बात बताई थी कि अभी ऑयल को ना देखें, मार्केट अपने डायनामिक्स में चलती है, लेकिन हम लोग ये बात करते हैं 80-85 की रेंज है, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो फिर हमें ऑयल को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर एक कंसर्निंग सिचुएशन हो सकती है। ब्रेंट 91 पे ट्रेड कर रहा है, डब्ल्यूटीआई जो है यूएस ऑयल, वो 85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो यस, ऑयल थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो चीज़ें फ्लेयर अप होती भी इस तरह नज़र आ रही हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से जो सीज़ फायर था 60 दिन का, उन्होंने कहा था कि वो हम एक्सटेंड करेंगे, बट ईरान ने कहा कि अभी हम एग्री नहीं कर रहे हैं। एंड देन वो एक नया यूएई जी। एंड ईरान के अंदर चीज़ें हीट अप हुई हुई हैं बिटवीन द अटैक्स, क्योंकि वो मिलिट्री बेसिस एंड ये सारी चीज़ें अभी फ्लेयर अप होती हुई नज़र इसलिए आ रही हैं कि थोड़ी सी वो कहते जी। हैं ना ठुस ठस हो रही है, और उसके से ऑयल जो है वो स्पेकुलेट होना शुरू हो गया। बट मुझे फिर भी नहीं लगता, मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद चीज़ें ठंडी हो जाएं, कहीं ना कहीं चीज़ें डिसॉल्व हो जाएं। इस वीक में हो सकता है हमें ऑयल थोड़ा वॉलेटाइल मिले, और फ्राइडे तक करते करते, जैसे हम पहले एक वीकेंड पे सिचुएशन देखते थे ना, ट्वीट्स होती थी, अब वापस वही सिचुएशन ऐसा लगता है वो रिवर्सल आने लग गया है कि अब वीकेंड आएगा, तब तक थोड़ा ठंडा होगा, अब वीकेंड के करीब करीब वापस से न्यूज़ फ्लेयर अप होंगी, डिस्कशन होगा कि शायद खुदा ना खासा जंग वापस स्टार्ट हो रही है, या कोई
कोई नया अटैक स्टार्ट हो गए हैं, और फिर जब हम्म, वीकेंड के बाद ऑयल की मार्केट खुलेगी तो एकदम स्पाइक करेगी, फिर ओवर द वीक थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो वापस से वही ऐसा लग रहा है एपिसोड शायद रिवाइज हो रहा है। तो बस थोड़ा सा आपने ऑयल पर नजर अब जरूर रखनी है, लेकिन अपनी कॉशियस अप्रोच के साथ, रिजल्ट सीजन के साथ आपने चलते ठीक रहना है, है, अपने ठीक मार्केट के है, अपने डायनामिक्स को फॉलो जरूर करना है। ठीक है। अभी हम फ्राइडे की क्लोजिंग भी देखेंगे ऑयल की किस तरह से आती है, फिर उस हिसाब से आगे चीजें डिसाइड होंगी। मुझे रिफाइनरी सेक्टर को जिस तरह हमने टूटते हुए देखा, उसने पॉइंट्स लूज किए दोबारा से, चीजें आज ज्यादातर रेड में ट्रेड हो रही थी। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक आपको लग रहा है अगले 3 दिनों के हवाले से ज्यादा जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, या जो ज्यादा जिसके अंदर काम किया जा रहा 2 दिन बचे हैं साथ अब तो, और 2 दिन की जहाँ तक बात है तो मैंने आज मिड डे मूव के अंदर भी कहा था कि ऑयल सेक्टर को नज़र में रखना है, जिसके अंदर टॉप पिक पीपीएल और पीएसओ होगी। हमारी पीपीएल एक्सप्लोरेशन के अंदर से आ गया और मार्केटिंग में पीएसओ आ गया, तो ये 2 टॉप पिक है हमारी। मुझे लगता है कि इनके अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि अच्छा गेन्स हमें इनके अंदर मिल सकते हैं। अच्छा, और एक और सवाल लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कह रहे थे और क्यू कमेंट्स टेक। वगैरह भी आ रहे थे कि क्यू टेक क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। जो हमारी पहली कॉल थी, सबसे पहली जो हमने कॉल दी थी, वो 42 रुपए के अराउंड मैंने कॉल दी थी और 54 रुपए का टारगेट था, जो कि विथिन 3 डेज अचीव हो गया था। हमारा 20-25% तक का गेन इसके अंदर हमें मिला था और 54 रुपए का ही हाई लगा, उसके बाद 55-56 तक गया मैक्सिमम, और वहां से बहुत खतरनाक रिवर्सल आया। मैंने 47 पे भी बोला था कि थोड़ी बहुत बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं, प्रॉपर कॉल नहीं दी थी लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग का कहा था, तो अब लोगों ने बाय किया हुआ है ऑब्वियसली। तो अब वो सवाल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि पहले ये कंपनी चकवाल स्पिनिंग मिल थी, इसका प्रॉपर बिजनेस चेंज हुआ है। लास्ट है। क्वार्टर तक के अंदर लॉस थी और जो इसका रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही रिजल्ट आया था लास्ट क्वार्टर का, उसके अंदर कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट के अंदर आ गई थी। कंपनी का प्रॉपर एक बिजनेस चेंज हुआ है, चेयरपर्सन और एक थोड़ा बड़ा ग्रुप है चकवाल हम्म, स्पिनिंग, इस चकवाल की और भी कंपनी है, कोहिनूर भी इसके साथ मिला हुआ है। तो अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, अर्निंग के अंदर आ चुका है बिजनेस चेंज होने के बाद, और इसका जो बिजनेस है वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स वाला है, जो हम्म, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेशन यूज होती है, तो उस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी कर चुका है, ऑफिस भी है, डेटा सेंटर्स भी हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड बड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर बिजनेस है। तो आई थिंक अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टेड भी रहते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि सूनर और लेटर आपको अच्छा गेन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और इस वक्त 39 रुपए की क्लोजिंग आई आज, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे था कि 42 तक शायद जो इसका लास्ट लो था वहीं तक आया और वहां से फिर रिवर्स हो जाए, लेकिन अब मेजर इसने मेजर लो लगा दिया है। तो हो सकता है यहाँ से भी थोड़ा प्रेशर में 35 टू 36 जा सकता है। अगर वहाँ जाए तो हमने अगेन एवरेजिंग करनी होगी, क्योंकि 20% नीचे आ चुका है तकरीबन। ठीक है, क्योंकि अच्छा। पहले मैंने कॉल नहीं थी, अब यहाँ पर अगर 35 से 36 जाएगा तो मैं प्रॉपर अगेन बाय कॉल दूंगा और इसके अंदर हम्म, भी टारगेट्स हमारे सेम 54-55 वाले ही होंगे। तो या तो थोड़ा वेट कर लें, नीचे आए तो मैं आपको कॉल दूंगा, जब कॉल दूं तो आप लोगों ने बाइंग करनी क्यूटा के अंदर, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉपर रैली होगी और फिर हम प्रॉफिट्स के अंदर अगेन आ जाएंगे इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे और मेरा इधर एक सवाल है, साथ मुझे हम्म 1 मिनट दीजिएगा। ये क्यूटेक के हवाले से, ये जैसे आपने कहा ना कि हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सो एक नया इन्वेस्टर एक ऐसी कंपनी में, या एक पुराना इन्वेस्टर भी, जिस क्योंकि ये वो कंपनी है जो एकदम से टेक्नोलॉजी सेक्टर में नज़र में आई, शायद इससे पहले ये आई-10, क्यूटेक की कंपनीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। एकदम से, क्योंकि जब वो रैली करते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं, वो एक रैली में ट्रैप हो जाते हैं और वो कंपनी उसके बाद ठंडी हो जाती है। अब अनलाइक सिस्टम्स या इवन टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल ही रैली नहीं किया। कुछ ने रैली कर दिया, एक अच्छा हाई लगाया, टारगेट पे हिट हुआ, लेकिन लोग क्योंकि इन्वेस्टेड रहते हैं या उसके अंदर अपनी कॉल्स को लेके चलते हैं कि और प्रॉफिट होगा, ट्रेल करते हैं। बट ऐसी कंपनीज, अगर एक बिजनेस शिफ्ट हुआ है, फंडामेंटली थोड़ी सी नजर आ रही है, आपको लगता है कि ये सेक्टर डायनामिक्स इस तरह के हैं कि जो टॉप टीयर कंपनीज हैं उनको हटा के भी इस तरह की कंपनीज जो हैं वो रिटर्न्स इतने अच्छे दे सकती हैं, या उसमें से अगर एक बार जान निकले तो फिर वो लोगों का पैसा फंस जाता है? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ मुफीस, जो टॉप टियर कंपनीज होती है ना, वो हमें स्लो एंड ग्रेजुअली आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाती रहेंगी। उनका ये चलता है, साल के अंदर आपके 10-15-20% तक का कैपिटल गेन मिला होगा, 5-7% आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरह से जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पॉइंट्स ऐड होते हैं मार्केट के अंदर, और जो नई कंपनीज होती हैं या फिर जो अचानक से कोई बिजनेस आ जाता है नज़र के अंदर, अर्निंग्स अच्छी आना शुरू हो जाती है, सब हो जाता है, तो उसके अंदर ना हमें कैपिटल गेन ज़्यादा मिल जाता है। ऑब्वियसली रिस्की थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम सिर्फ उन लोगों को ही रिकमेंड करते हैं जो रिस्क टेकर हों, जो अपने पोर्टफोलियो का 5-10% एक शेयर के अंदर लगा दें और फिर वो हमें बहुत, क्योंकि मल्टीपल्स के अंदर रिटर्न होते हैं। क्यूटेक जैसे शेयर अगर आप होल्ड भी करते हैं, तो इसके अंदर हमें परसेंटेज में नहीं मल्टीपल्स में रिटर्न देते हैं। जैसे साज़गार की अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो पहले इसकी अर्निंग्स भी नहीं थी। साज़गार तो खैर सब बात करते हैं, अगर मैं किसी और शेयर की बात करूँ, एसएसजीसी की बात कर लेते हैं हम। एसएसजीसी की पहले अर्निंग्स नहीं थी, ₹8 ₹9 में लॉसेस के अंदर थी कंपनी, और होपफुली उस वक़्त किसी को, जैसे मैं आपको क्यूटा का भी बता रहा हूँ, होपफुली उस वक़्त आप लोग, बल्कि हमने तो बताया ही था, लेकिन डिटेल में किसी ने आपको बताया हो कि ऐसे-ऐसे का, या उस खुद बंदे ने सर्च करके लिया हो कि यार रिस्की तो है लेकिन मुझे लगता है कैपिटल गेन इसके अंदर अच्छा मिल जाएगा, और उसने लिया हो तो उसको अच्छे मल्टीपल परसेंटेज के अंदर नहीं,
मल्टीप्लायर्स के अंदर रिटर्न मिल गए। इसके अलावा सिनर्जी 4-5 रुपए पे टहल रहा होता था, कोई इसको पूछता नहीं था। सिनर्जी क्या पता किसी ने लिया हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, 25 रुपए हो जाएगा, आज उसको 15 रुपए तो हो गया एटलीस्ट। इसके अलावा जो हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, मुझे आज भी याद है, 10 रुपए 12-13 रुपए तक का शेयर था, हमने ग्रुप में बाय कॉल दी थी, प्रॉपर सर्च करके पढ़ के कि इसके अंदर आप बाइंग कर रहे हो। और वहां से खुद FFBL ने 100 रुपए की रैली की थी और उसके बाद फिर मर्ज हो गया था FFC के साथ। अगर वो 8 या 11-12 रुपए वाला शेयर FFBL किसी के पास अगर होता तो आज उसकी वैल्यू 200-250 रुपए थी। PRL तो इज एन एग्जांपल, जो 40 42 PRL 45 की में बात फंसा कर लें, होता था, PRL की वो बात कर वो लें, इतना बढ़ गया। तो मल्टीपल्स के अंदर रिटर्न उन्हीं शेयर्स के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर थोड़ा रिस्क एलिमेंट होता है। और अगर आपको बिल्कुल ही सेफ बेट लेनी है तो FFC आप सबके सामने है, बहुत सारे लोगों के सामने है, तो आप लेके छोड़ दें, आपको स्लो रिटर्न, मतलब अगर आप बैंक में रखवाएंगे पैसा, उससे ज्यादा रिटर्न आपको FFC दे ही देगा साल के अंदर। आप इन्फ्लेशन बीट कर लेंगे, थोड़ा कंपाउंड हो जाएगा, पैसा पार्क हो जाएगा, लेकिन इफ जो हुसन है स्टॉक और मार्केट टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेक करना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली क्यूटेक मल्टी बैगर्स ढूंढना, जो कंपनी चलती रिटर्न बिल्कुल सही है। थैंक यू। लोग ना जबरदस्ती के इन्वेस्टर भी बन जाते हैं इस तरह के शेयर्स के अंदर कॉज लेके, बट क्यूटेक के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज अट्रैक्टिव। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कमेंट्स के अंदर बताइएगा आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहेंगे, और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।